हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है, जिसमें कि हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 7 है बेटा, भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मूल्यांकन क्या है बेटा। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। क्या? सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की जो वास्तविक उपलब्धि है उसको उसके स्तर को जांचना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन जो है वो पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। जो आकलन है और जो मूल्यांकन है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है बेटा? बच्चे की क्षमता, अनुभूति और अधिगम की माप करना। चलिए, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। जो आकलन की प्रक्रिया है बेटा वो क्यों की जाती है? मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। अर्थात आकलन जो है वो मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। जो आकलन की प्रक्रिया है बेटा वो मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकलन जो है वो मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अगली स्लाइड पे क्या दिया है बेटा? कई अध्ययनों से भी यह बात खुलकर सामने आई है। कई अध्ययन जो हुए हैं उनसे ये बात खुलकर सामने आई है कि परीक्षाओं की भय से उत्पन्न तनाव उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बच्चे में जो भय होता है परीक्षा को लेकर के, वो उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए आकलन विधियों को उबाऊ व भय पैदा करने के स्थान पर अधिक से अधिक चुनौतीपूर्ण व रोचक बनाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। क्या करना है कि जो आपकी आकलन की जो विधियां हैं उनको, एक तो बच्चा ऊब जाता है, ऐसी नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो बच्चे में भय को पैदा कर दे। कैसी होनी चाहिए? रोचक होनी चाहिए और चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए बेटा कि ये जो विधियां हैं ये कैसी होनी चाहिए? आकलन की विधियां आपकी रोचकपूर्ण होनी चाहिए। अब क्या पढ़ेंगे हम? मूल्यांकन का उद्देश्य। अगला पॉइंट क्या है बेटा आपका? मूल्यांकन का उद्देश्य। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाना। जो भी ज्ञान बच्चों ने अर्जित किया है, जो भी भाषाई कौशल बच्चों ने अर्जित किए हैं, उनका पता लगाना। मूल्यांकन उनको एक स्थिति प्रदान करता है। सीखने वाले का मूल्यांकन भाषिक ज्ञान और संप्रेषणात्मक कौशल दोनों के स्तर पर होना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन भाषिक ज्ञान और संप्रेषणात्मक कौशल दोनों के स्तर पर होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। जो बच्चे का व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन है, उसका जो आचरण है उसमें जो परिवर्तन है, उसकी जांच करना। बालकों की योग्यताएं हैं, जो उनकी कुशलताएं हैं, जो रुचियां हैं, उनका पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाना। बच्चे की जो योग्यताएं हैं, जो कुशलताएं हैं, जो रुचि है, उनका पता लगाना है और उन्हीं के अनुसार आपको शिक्षण की विधियों को अपनाना है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। तो आपको क्या करना है? बच्चे के अनुसार आपको शिक्षण विधियों को अपनाना है। अगला पॉइंट है आपका विद्यार्थी की भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना। जो बच्चे के भाषाई कौशल है उसमें कितनी प्रगति हुई है उसका आकलन करना। बालकों के चहुमुखी विकास की निरंतर जो है वो गति प्रदान करना। जो बच्चे का चहुमुखी विकास है उसको क्या करना है? निरंतर गति प्रदान करना है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है और इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन आप कर सकते हैं। जो मूल्यांकन है इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला क्या है बेटा? मूल्यांकन का महत्व। अभी हमने क्या समझा? मूल्यांकन के उद्देश्य, और अभी क्या है? महत्व। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बिल्कुल ठीक बात है। जो मूल्यांकन है वो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। बच्चों को
अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। बच्चों को किधर की बढ़ाता है? अध्ययन की ओर ये बच्चों को अग्रसित करता है। बच्चों की जो कमजोरियां हैं, बच्चों को कहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है उसको जानने में मदद करता है। बच्चों की जो प्रगति है, बच्चों के प्रगति में बच्चों के चौमुखी विकास में सहायक है। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। अगला पॉइंट है आपका, अध्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त होने हैं या नहीं होने हैं उनको जांच सकता है। जो अध्यापक है वो मूल्यांकन प्रक्रिया से स्वयं के द्वारा, जो वो स्वयं विद्यार्थियों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसने वो लक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए इसकी जांच करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपनाई गई शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर सकता है। जो टीचर जिन विधियों से बच्चों को पढ़ा रहा है वो जो शिक्षण विधियां हैं उनका भी मूल्यांकन जो है टीचर कर सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अध्यापक जो है विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का, बच्चों के आईक्यू लेवल का भी मूल्यांकन कर सकता है। बच्चों की बुद्धि लब्धि का भी मूल्यांकन कर सकता है। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो बेटा शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जिन भी शिक्षण विधियों को अपनाता है तो उन शिक्षण विधियों का भी वो मूल्यांकन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम मूल्यांकन के प्रकार। अब मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? तो बेटा मूल्यांकन के 3 प्रकार है। पहला क्या है? रचनात्मक या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो सहायक है। बच्चों की लगातार, आप बच्चे के लगातार फीडबैक के लिए जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो पाठ के बीच में से किया जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है बेटा वो पाठ के बीच में से किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन से जो बेटा अध्यापक पढ़ाते समय ये जांच सकते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है, उन्होंने कितना समझा है। चलिए अगला है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। बच्चों को अधिगम के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के जो कारण है उनका पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों को अधिगम के दौरान जो भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं आपने उनका पता लगाया और फिर उसके साथ साथ आपने उन कठिनाइयों के जो कारण है उनका भी पता लगाया। तो ये क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला है आपका योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जो है वो सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। ये किसमें आता है? योगात्मक मूल्यांकन में आता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब टीचर जो है बच्चों से प्रश्न करता है तो वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला है आपका मूल्यांकन की विशेषताएं। पहला पॉइंट क्या है आपका? यथार्थता। जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का ही परीक्षण होना चाहिए। क्या मतलब है बेटा? कि शिक्षण के माध्यम से बच्चों को जो भी सिखाया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, मूल्यांकन जो है वो उसी पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन में जो है वो यथार्थता होनी चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन में एक्यूरेसी होनी आवश्यक होती है। अगला क्या है? जांच में सुगमता। मूल्यांकन पद्धति जो है इतनी सुगम होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं का, योग्यताओं का और उनकी शैक्षणिक कुशलताओं की जांच जो है वो सुगमता से की जा सके, उनकी कमियों और योग्यताओं को उन्हें बताया जा सके। अगला पॉइंट है आपका विश्वसनीयता। विभिन्न परंतु एक समान परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगी। मूल्यांकन में विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी शिक्षक द्वारा थोड़े समय अंतराल में उसी विद्यार्थी का पुनः मूल्यांकन किया जाता है तो समान उत्तर देने पर विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए जो पूर्व में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था। प्राप्तांकों में भी असमानता नहीं होनी चाहिए। तो जो मूल्यांकन है बेटा उसमें विश्वसनीयता होना आवश्यक है। अगला क्या है? वस्तुनिष्ठता। प्रश्न ऐसा बनाना चाहिए जिसका उत्तर जो है एक ही हो। वस्तुनिष्ठता होने से मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती है। इससे क्या होता है? उचित तरीके से मूल्यांकन होता है। अगला क्या है? व्यवहारिकता। मूल्यांकन जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसे
व्यवहार में लाया जा सके, अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया, लागत, समय एवं प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? वैज्ञानिकता। मूल्यांकन जो है वो सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिकता और वस्तुनिष्ठता के गुण और लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हो सकता है। प्रश्नों के निर्माण भी वैज्ञानिकता, जो प्रश्नों का निर्माण है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें भी वैज्ञानिकता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका तार्किकता। पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे विद्यार्थी की चयन प्रवृत्ति जो है वो समाप्त हो जाती है और वह संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है। प्रश्न जो है वो तार्किक स्तर पर तैयार किए जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकता की विशेषता के साथ साथ तार्किकता का गुण भी आ जाता है। अगला है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार सीसीई को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। सीसीई में सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जो बच्चा सीख रहा है उसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है, बच्चे को कहाँ पे कठिनाई महसूस हो रही है। सीसीई के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त की जा सके, बच्चे की जो सर्वांगीण प्रगति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। अगला पॉइंट है आपका परीक्षण के प्रकार। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो परीक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत परीक्षण। इस परीक्षण में एक समय है, केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। ये जो परीक्षण है इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है आपका मानकीकृत परीक्षण। ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं, वो क्या है? मानकीकृत परीक्षण। तीसरा है आपका आत्मनिष्ठ परीक्षण। ये परीक्षण जो है परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। अगला पॉइंट है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाए तो वह परीक्षण जो है वस्तुनिष्ठ कहलाता है। अगला है आपका निपुणता परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका भाषा कौशल का मूल्यांकन। तो जो भाषाई के कौशल हैं, कितने कौशल हैं? 4 कौशल है, उनका मूल्यांकन। सबसे पहला क्या है आपका श्रवण कौशल का मूल्यांकन। साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करते समय अध्यापक संबंधित विषय वस्तु की चर्चा जो है वो बच्चों के सामने करता है। बच्चों ने विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं, इसके लिए पाठ का सार पूछकर, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर, छात्रों के श्रवण कौशल की जांच परख कर इसके द्वारा बच्चे के श्रवण कौशल का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। अगला है आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन। छात्र द्वारा अपने भावों को, अपने विचारों तथा अर्जित अनुभवों का मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास किस स्तर तक हुआ है, इसकी जांच मौखिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा की जाती है। विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे भाषण, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाकर उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जांच भी की जा सकती है। अगला पॉइंट है आपका पठन कौशल का मूल्यांकन। तो पठन कौशल के मूल्यांकन के अंतर्गत जो है विद्यार्थी की पढ़कर समझने अर्थात अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही विद्यार्थी द्वारा यति, गति, विराम चिन्हों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए धारा प्रवाह से पढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। और इस कौशल का मूल्यांकन कविता कहानी का पाठ करवाकर, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का हल करवाकर आदि के द्वारा किया जाता है। अगला है आपका लेखन कौशल।
लेखन कौशल के मूल्यांकन में अध्यापक विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का आकलन करता है। इसके माध्यम से वह यह आकलन करता है कि विद्यार्थी लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है या नहीं है। साथ ही वह उसके लेखन में वर्तनी, विराम चिन्हों इत्यादि से संबंधित दोषों का भी मूल्यांकन करता है। निबंध लिखना, अनुच्छेदन लिखना, सुलेख इत्यादि के द्वारा लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहीं पर जो हमारा आज का टॉपिक था, भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन, ये पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।